सर ए की चांस विनिंग को एक्स मान लेंगे सक्सेस, और सर प्रोबेबिलिटी के लिए सर 3/2 कर लेंगे, सर 3/5 कर लेंगे पी ठीक की वैल्यू, ठीक। और सर वही बाइनोमियल के फॉर्मूले में पुट करेंगे। और कितना लिखा हुआ है, एटलीस्ट 3 गेम्स सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। चलिए ठीक है, बिल्कुल सर सही। ऐसे ही करेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। तो देखते हैं, यहाँ पर है फाइंड एज चॉइस ऑफ विनिंग। तो ए का जीतने को हम सक्सेस अगर माने तो रेशियो दिया हुआ है इनके जीतने का 3:2, ए और बी का। 3:2 का मतलब ए अगर 3 बार जीतता है और बी 2 बार जीतता है। कब? जब टोटल 5 गेम होते हैं। अगर 5 से हम 10 कर देंगे तो ये 6 बार जीतेगा और ये 4 बार। मतलब इस तरह से ये लोग जीतते हैं कि इसका रेशियो 3:2 मेंटेन रहता है। ठीक है, तो रेशियो से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 3 बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हो जाएंगे, और अगर बी के जीतने की निकालें तो 2/5। अगर ए के जीतने की ये है तो ए के हारने की क्या होगी? चाहो तो 1 से घटा कर निकाल लो, और चाहो तो इसके जीतने की मतलब ये हारेगा, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू होगी वो होगी 3/5। अब अगर हम इसका फंक्शन बनाना चाहें तो n की वैल्यू चाहिए। फंक्शन हमारा होता है NCX p⁻x और 1 - p⁻n-x। n की वैल्यू हमको दी हुई है। 5 गेम्स प्लेड, यानी 5 गेम खेले गए। और यहाँ आएगा 2/5 और इसकी पावर हो जाएगी 5 - x। हमें कैलकुलेट करना प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3। यहाँ पर ध्यान देना, कह रहा है एटलीस्ट 3 गेम्स, यानी कम से कम 3 गेम जरूर जीते। ए 3 गेम जीतने का मतलब कम से कम 3 जीते, या 4 जीत ले या 5 जीत ले। 5 से ज़्यादा जा नहीं सकते क्योंकि गेम 5 ही हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 5। तो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम ये कैलकुलेट कर लें या तो हम ये कैलकुलेट कर लें। दोनों से रिजल्ट आ जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग ग्रेटर आर इक्वल टू 3 अगर करते हैं तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 का मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। बस अब हम इस फार्मूले में एक बार 3 पुट कर दें, एक बार 4, एक बार 5। अगर हम इस फार्मूले से निकालेंगे तो 3 से छोटा कौन कौन होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2। तो हम इनसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। आगे का स्टेप आप लोग प्रोसीड कर लेना, हो जाएगा सवाल। चलिए एक सवाल और उठाते हैं, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, इसकी चर्चा अभी ना करके बाद में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। हमने आपको एक रूल बता रखा है। क्या रूल है वो? फ्रिक्वेंसी को और प्रोबेबिलिटी के बीच का रिलेशन, याद है कि नहीं? यस सर। बताओ रिलेशन क्या होता है? n इज इक्वल टू p इंटू f। नहीं, n इक्वल टू p इंटू एफ तो नहीं होता है। अगर हमें फ्रिक्वेंसी पानी है तो हमको प्रोबेबिलिटी और n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें प्रोबेबिलिटी पानी है तो हम फ्रिक्वेंसी को n से डिवाइड करेंगे। ये रूल होता है। ठीक है, ये हमने आपको एक दिन करके दिखाया था। यस। क्वेश्चन क्या है? एन इरेगुलर 6 फेस डाइस थ्रोन। इरेगुलर 6 फेस डाइस का क्या मतलब हुआ? रेगुलर 6 फेस डाइस का मतलब हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। इरेगुलर का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। देखते हैं क्या आगे दे रहा है। एंड द एक्सपेक्टेशन दैट इन 10 थ्रोज इट विल गिव 5 इवन नंबर
is twice the expectation there, it will give 4 even numbers. चलिए फिर से देखेंगे. An irregular 6 faced dice is thrown and the expectation that in 10 throws, यानी जब पासे को 10 बार फेंका जाएगा, it will give 5 even numbers, 10 में से 5 आएंगे इवन, तो जाहिर सी बात है 5 क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे. अब कह रहे हैं कि ये जो 5 आना है ये ट्वाइस होगा, यानी इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ट्वाइस होगी. देन द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल गिव 4 इवन नंबर, यानी इस बात की एक्सपेक्टेशन कि 10 में से 4 इवन नंबर आए. तो यहाँ पर कह रहा 10 में से 5 इवन नंबर आए और यहाँ पर कह रहा 10 में से 4 इवन नंबर आए. तो 5 इवन नंबर की जब हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे और 4 इवन नंबर की एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 5 इवन नंबर इज ट्वाइस, यानी ये वाला इसका दोगुना होगा. तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दें. यस सर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, इट विल गिव 4 इवन नंबर्स ट्वाइस द एक्सपेक्टेड. हाँ ठीक है. हाउ मैनी टाइम्स इन 10,000 सेट्स. अब ये जो 10,000 दिया हुआ ये क्या है, ये कैपिटल N है, यानी 10,000 पासे के सेट लिए गए. ऑफ 10 थ्रोज, यानी 10 बार फेंके गए. मतलब समझ रहे हैं सब लोग, पासे को एक बार हमने फेंका इस सेट में, यानी पासे को हमने 10 बार फेंका, ये पहला सेट हुआ. फिर हमने पासे को 10 बार फेंका, ये दूसरा सेट हुआ. फिर हमने पासे को 10 बार फेंका, ये तीसरा सेट हुआ. इसी तरीके से हमने कितने बार किया ये काम, 10,000 बार. सबको क्लियर. आगे, वुड यू एक्सपेक्ट इट टू गिव नो इवन नंबर. क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी बार इवन नंबर नहीं आएगा. हाउ मैनी टाइम्स इन 10,000 सेट्स ऑफ 10 थ्रोज ईच वुड यू एक्सपेक्ट इट टू गिव नो इवन नंबर, यानी औसतन कितनी बार ऐसा होगा कि इवन नंबर ना आए, यानी हमको इवन नंबर ना लाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम इवन और ऑड की प्रोबेबिलिटी की बात करें पासे पर, तो क्या होती है, दोनों की 1/2 होती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमारे पास कितने पासे को हम कितनी बार फेंक रहे हैं, 10 बार. तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10, p की वैल्यू कितनी हो गई 1/2. अगर हम इसका निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो क्या हो गया NCX p टू द पावर x 1 माइनस p टू द पावर n - x. n की वैल्यू हम 10 पुट कर देते हैं. अगर हम इस एक्सपेक्टेशन x का मीन निकालें, तो आप लोगों ने बायनोमियल में मीन पढ़ रखा है, कितना आया था, NP. ओके, NP की वैल्यू अगर हम इस फार्मूले से निकालें तो क्या आएगी, n का मतलब 10, p का मतलब 1/2, यानी कि 5, यानी ये मीन 5 आ गया. अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पर कहा गया था एन इर्रेगुलर 6 फेस डाई. प्रोबेबिलिटी को हमको यहाँ से समझना पड़ेगा. 10 थ्रोज इट विल गिव 5 इवन नंबर्स, यानी जब पासे को 10 बार फेंका गया तो 5 इवन नंबर आए. यानी यहाँ पर हमको p की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि 5 इवन आएंगे तो 5 क्या आएंगे, ऑड आएंगे. तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दिख रही है. आगे बढ़ो. नेक्स्ट वाले में कहा गया था 4 इवन नंबर, यानी 10 बार पासे को फेंका जा रहा है तो 4 ही इवन नंबर आ रहे हैं. तो अब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/10. ये बात क्लियर हो गई. जब हम पासे को 10 बार फेंक रहे हैं तो 5 इवन नंबर आ रहे हैं, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/10. आउट ऑफ 10 देयर आर 5 फेवरेबल केसेस. यहाँ पर 10 बार फेंकने पर 4 ही इवन नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/10. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें मिलने क्या वाला है, 5 इवन नंबर की एक्सपेक्टेशन हमसे पूछ रहा है. इट विल गिव 5 इवन नंबर इज ट्वाइस द एक्सपेक्टेशन. So and the expectation that in 10 throws it will give 5 even number. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन x की बात हो रही है.
तो 5 इवन नंबर में एक्सपेक्टेशन एक्स अभी हमने निकाली, कितनी आई थी 5। अब इस तरफ अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालें तो क्या आएगी, तो हमारी पी की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आने वाली है, पी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4/10 और एन की वैल्यू कितनी है 10। एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग होनी चाहिए, 1 मिनट। थी वो इक्वेशन सही है, बट केवल क्या कर लेना है, जहाँ पर हमने एक्सपेक्टेशन लगाई है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा लेना है। तो जब हम 5 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो ये हो जाएगा, और ये 2 गुना है तो हम 2 टाइम्स इधर लगाएंगे, तब इक्वेशन होती है बराबर। ये तो आप लोगों ने खैर हाई स्कूल में सीख रखा होगा कि जो वो कहता है हमको उसका रिवर्स करना होता है। ये तो क्लियर है सबको, 2 टाइम्स इधर लगा है। अगर हम कहें x जो है वो y का 2 गुना है तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, ठीक है। तो ये सही है, x = 5, और बाकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को डाइस में p ही माना है और फेलेवर को q माना है। यानी यहाँ पर ये p और ये q इस इक्वेशन से निकाले जाएंगे, जो इक्वेशन दी गई है कि जब हम 10 बार फेंकते हैं तो 5 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 बार इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी की 2 गुना है। ये एक इक्वेशन है। बाइनोमियल की थ्योरम के हिसाब से 10 में से 5 के लिए 10c5 यूज़ करेंगे, p⁻ और q⁻5। 2 टाइम्स 4 बार सक्सेस लाने के लिए 10c4, p⁻4 और q⁻6। यानी अभी तक हमको p और q की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि डाइस जो थी वो रेगुलर नहीं थी। अगर डाइस रेगुलर होती तो हम p और q की वैल्यू को क्या ले लेते, 1/2 एंड 1/2। लेकिन डाइस इरेगुलर है। इरेगुलर को हम कह सकते हैं एक तरह से बायस्ड। अनबायस्ड के केस में प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर की बराबर होती है, जबकि बायस के केस में हमको या तो बताई जाएगी या तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेशन वाला स्टेप हम आपको समझा देते हैं। तो 10cx का मतलब फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस इंटू 10 - 5, ये स्टेप आ गया। और कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, जैसे p की पावर अगर हम कैंसिल करें तो इधर 4 इधर 5 है, इधर 1 बच जाएगी, इधर 5 है इधर 6 तो इधर 1 क्यों बच जाएगा। बाकी सारे न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, 10 की पावर 10 से 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इनको सॉल्व करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, p डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू q और 2 टाइम्स भी है यहाँ पर। तो फैक्टोरियल 4 हम लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से 6 बाहर कर लेते हैं। 6 बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 5 बाहर करके फैक्टोरियल 4 लिखोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है हमको p/5 और यहाँ पर बच रहा है q/3, क्योंकि ये 2 और ये 6 हो जाएगा q/3। रिलेशनशिप एक हमारे पास आ गई है, p/5 = q/3। हम अगर q की वैल्यू को 1 - p पुट करके एक इक्वेशन बना लें तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल सकते हैं। 3p 5 - 5p, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8p = 5, यानी यहाँ से p की वैल्यू आ गई 5/8। अब इस इरेगुलर डाइस में हमको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिल गई। सक्सेस मतलब इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/8, और इसी के साथ ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। इसका रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमको p मिल गया तो हम अपना बाइनोमियल का फंक्शन लिख पाएंगे, 10cx 5/8 टू द पावर x, यानी p की पावर x और q की पावर n-x। तो ये फंक्शन वो फंक्शन है जो 10 बार पासा फेंकने पर बताया जा रहा है। अब अगर इसी प्रोसेस को हम 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 10,000 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, यानी कितनी बार ऐसा होगा कि 0 बार इवन नंबर आए। तो हम लोग लिखेंगे n × p0। n की जगह पे हम लोग 10,000 पुट कर लेंगे और p0 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बनाया है। पुट कर देंगे यहाँ पर। पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आया हुआ है, समझ गया सब लोग क्वेश्चन? यस सर। इसी तरीके का एक क्वेश्चन इसमें कॉफ़ी टेस्टिंग वाला आता है। मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, थोड़ा सा सोचना तुम लोग कि बाइनोमियल कैसे लगेगा। एक लेडी है,
ओलेडी को एक टास्क दिया जाता है कि 3 प्याले दिए जाते हैं, उसमें से कोई लिक्विड है तो वो उसको चख के बता देती है कि ये क्या है। उसमें बायनोमियल लगता है तो वो 10 बार में से 9 बार सही बता देती है। इसी तरीके की कंडीशंस दी गई हैं। तो क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर करवाया था, मैं ढूंढ के तुम लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा और तुम लोग सोचना कि उस पर कैसे बायनोमियल लगेगा, ठीक है। सर तो आप क्वेश्चन नंबर्स बता दीजिएगा तो वही लगा लेंगे। मेरी फाइल पे एक्चुअल में वो मर्ज है, जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था ना, वो क्वेश्चन उस पर मर्ज हैं, तो हमको उस फाइल तक पहुंचने दो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आज अपने मेन कोर्स पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन जो अभी हमने कराया है तुम लोग समझ पाए फ्रीक्वेंसी वाला, बस एक केवल इम्प्रूवमेंट कर लेना, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख लेना, ठीक है। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन हम और देखेंगे, लेकिन पहले हम समेसन वाले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो समेसन वाले को देखो हम कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं तुम लोगों को, ताकि एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ। कल की क्लास में जब हम एक्सपेक्टेशन एक्स निकाल रहे थे तो कुछ इस तरह की क्वेश्चन बनी थी, x इंटू पी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने किया क्या था, हमने इस NCX को ओपन किया था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इस x को हटा देते हैं। मान लो हमारे पास ये x ना होता तो क्या होता, तो हम यहाँ 0 से लेकर n तक रन कराते और फिर ये बायनोमियल बनता, और बायनोमियल में ये बनता p प्लस क्यू की होल पावर n, और इसकी वैल्यू आ जाती 1, जो कि हम लोगों ने असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी में किया भी था। अब ज़रा ध्यान दो, बायनोमियल की एक खास बात होती है, यहाँ पर पावर अगर n लगी है तो ये बताओ इसमें टोटल कितने टर्म आएंगे, n+1। अगर हम नंबर स्टार्ट करें 0 से गिनना और n तक जाएं तो टर्म n+1 है या नहीं है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई, n+1। जिनको नहीं समझ में आया वो ज़रा देख लें। अगर हम बायनोमियल में 0 रखते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, यानी एक टर्म आया। अगर हम पावर बायनोमियल में 1 रखते हैं तो हमको यहाँ पर कितने टर्म दिख गए, 2। तो n की वैल्यू 1 पे टर्म आ गए 2। ज़रा पावर 2 रख के देख लो, पावर 2 रखेंगे तो आएगा x² प्लस 2xy प्लस y², यानी टर्म कितने आ गए, 3। तो जितनी पावर होती है बायनोमियल के एक्सपेंशन में उससे एक ज़्यादा टर्म आते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, हम इसमें से कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इस x को कैंसिल करने के लिए इस NCX में एक n और एक x बाहर लेंगे, ये बनेगा n-1 cx-1। ज़रा इसको भी आज हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने NCX को क्या लिखा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n-x, तो हम इसको लिख पाएंगे n फैक्टोरियल n-1 x फैक्टोरियल x-1। तो n और x तो बाहर आ गया, लेकिन हम जो यहाँ पर लिखते हैं वो क्या होता है, दिस माइनस दिस। यहाँ पर जैसे n-x लिखा है तो ये n-x ही तो है। तो हम क्या करेंगे, n-1 से x-1 घटाएंगे। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो क्या आ रहा है, ये n-x ही तो आ रहा है। तो चाहे हम इस फॉर्म में लिखें या डायरेक्ट n-x लिखा रहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको दिख रहा ना ये n-x आ रहा है, ठीक है। तो NCX को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब हमने इस फॉर्म में लिखा तो आप लोग बताइए, जब x स्टार्ट हो रहा था 0 से n, हाईएस्ट वैल्यू n थी, इंडेक्स n था और टर्म आ रहे थे n+1। लेकिन अब हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई है, क्योंकि ये n तो भी बाहर चला जाएगा, x से x कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर x-1 है तो p एक हम कॉमन लेकर यहाँ पर कर देंगे p की पावर x-1, और 1 - p को हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में n-1 - x-1। तो चाहो तो ये लिखा रहने दो और चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, n और p बाहर। कल जो हम लोग बायनोमियल का सर, हाँ सर कल हम लोग बायनोमियल का एक्सपेंशन कर रहे थे, सॉरी NCX एक्सपेंशन कर रहे थे, फैक्टोरियल n अपॉन x फैक्टोरियल, और फिर सर नहीं n अपॉन x, फिर n-1 अपॉन x-1, n-2 अपॉन x-2। सर वो नहीं होगा, वो होगा बेटा, अभी हम पहले स्टेप पे हैं, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन x कर रहे हैं, वो x² में होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, हम यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि समेसन कैसे 0 की बजाय 1 से स्टार्ट होता है। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने n और p बाहर लिए, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स क्या बचा, n-1।
n-1 का मतलब n-1 से ज़्यादा टर्म हो ही नहीं सकते इस पूरे इक्वेशन में। वो टर्म में एक टर्म कम क्यों पड़ा? क्योंकि हमने इस इंडेक्स से n/x बाहर ले लिया, इसकी वजह से इसका इंडेक्स एक कम पड़ गया। तो अब अगर हम यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो बजाय 0 की कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। कहाँ तक? n तक। तो अब n-1 अगर इंडेक्स है बाइनोमियल का तो टर्म कितने होने चाहिए? अभी आपने देखा जो इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होते हैं, तो n-1 का मतलब टर्म n होने चाहिए। तो यहाँ पर तो n रहेगा, लेकिन x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो ही तो n टर्म रहेंगे। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो कितने टर्म आ जाएंगे? n+1 टर्म आ जाएंगे, जो कि इस रूल को वायोलेट कर देंगे, क्योंकि हाईएस्ट इंडेक्स n-1 है और हम इंडेक्स से ही तो स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम x+y की पावर n को ओपन करते हैं तो पहला टर्म क्या लिखते हैं? nc0, यानी इंडेक्स से तो स्टार्टिंग होती है और इंडेक्स ही तो बताता है कि टर्म कितने होंगे? n+1। तो इंडेक्स अब की बार n-1 बन गया है इस वाले फैक्टर को बाहर लेने की वजह से। अब n-1 बनेगा तो इसमें टर्म होंगे n, और n टर्म के लिए समेसन भी तो n टर्म का होगा। तो अगर 0 से n समेसन करेंगे तो क्या n टर्म का समेसन है? ये तो n+1 टर्म का समेसन है। तो अब की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1 से n। 1 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक टर्म स्टार्टिंग का बाहर लिया हुआ है। अब इस पूरी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो ये रिफॉर्म हो गई है 1 के लिए। अब हम इसको n-1 x-1 p की पावर यहाँ से स्टार्ट होगी, और जो 1 माइनस पी की पावर आती है वो इसको इससे घटाने पर आती है, n-1 से x-1, यानी पूरी तरीके से बाइनोमियल है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो n-x आ जाएगा। तो चाहो तो n-x लिखा रहने दो, चाहो तो इस फॉर्म में लिख दो। तो ये सबको क्लियर हो गया कि कैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है? यस सर। ठीक है, मतलब ये एक तरह से अगर 1 से स्टार्टिंग नहीं होगी तो इंडेक्स का वायोलेशन हो जाएगा, और चूंकि जब इंडेक्स हाईएस्ट ये है तो टर्म n+1 हो ही नहीं सकते। 0 से लेकर n तक गिनने पर टर्म कितने होंगे? n+1, जबकि n-1 इज़ द हाईएस्ट इंडेक्स। हाईएस्ट इंडेक्स का मतलब जितना भी इंडेक्स होगा उससे एक टर्म ज़्यादा आएगा, तो इसमें एक जोड़ोगे तो n ही टर्म आएंगे, और n टर्म तो तब मिलेंगे जब 1 से n तक ऐड करेंगे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जब x² निकाला था तो देखो उसमें क्या हुआ था। हमने सबसे पहले x² को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा था, x(x-1 + x). फैक्टोरियल फॉर्म हमने आपको बता दी थी, जब हम घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं तो उसको फैक्टोरियल फॉर्म कहते हैं। फिर जब एक्सपेक्टेशन x² निकाल रहे थे तो फार्मूला क्या लगा था? समेसन x x² × px। यही तो हमारा एक्सपेक्टेशन का फार्मूला होता है। समेसन का x हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। कहाँ तक जाएंगे? n तक। x² को हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख देंगे, और यहाँ पर आएगा NCx p⁻x और 1 - p⁻n-x, यानी बाइनोमियल का फंक्शन। अब की बार यहाँ x और x-1 दो टर्म आए हैं, तो अब की बार हम NCx को कैसे लिखेंगे? अभी हमने इसको क्या लिखा था? n/x n-c x-1। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से n-1 और x-1 भी कॉमन ले सकते हैं, हम आपको करके दिखा देते हैं। हम अगर इसको फैक्टोरियल के फॉर्मूले से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n-1 x-1 और n-1 - x-1, और इसका चाहें तो हम इसको n-x भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया क्या? सर वो n-1 - x + 1 हो जाएगा। ब्रैकेट लगा दो यहाँ बस, बाकी सब सही है। ओके, अब क्या करेंगे? हम ऊपर वाले से n-1 ले लेंगे, तो एक n पहले से था, एक n-1 आया, तो यहाँ पर क्या बचा? n-2। सिमिलरली नीचे वाले फैक्टोरियल x-1 से हम x-1 बाहर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x-2। अच्छा, ये क्या था? n-x। अभी भी n-x बना रहेगा, लेकिन हम इस फॉर्म में भी लिख लेंगे। देखो n-2 और x-2, तो हम n-x को ऐसे ही लिख सकते हैं, चाहे ये लिखा रहने दो और चाहे तो इस फॉर्म में लिख लो, दिस माइनस दिस, ये बन जाएगा n-2 c x-2। तो देखा फैक्टोरियल से कैसे हम ओपन करते हुए चल रहे हैं और उसको लिखते भी जा रहे हैं। अब दो टर्म बाहर लेने से होगा क्या? ये x और x+1 दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अब की बार हायर इंडेक्स n-2 होगा तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से।
सभी लोगों को अगर समझ में आ गया तो एक बार हाँ आ जाए सबकी तरफ से। यस सर, आ गया सर, इसको रहने दीजिए। ठीक है, चलो बाकी लोग बताएं, बाकी लोग भी बोल दें। जी सर। हाँ रिया, शिवानी, आप लोग बताओ बेटा। दिया नहीं है क्लास में। ये सर एक्चुअली फोन लगा के जब बोलती हूँ तो आवाज नहीं आती सर, मैं ये सर बोल रही थी। अच्छा, चलो ठीक है, ओके। अब हम एक्स क्यूब की बात करते हैं। तो एक्स क्यूब, अगर हमको एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब निकालनी है तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना पड़ेगा कि एक्स क्यूब को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दूसरा काम हमको ये करना पड़ेगा एक्स फोर को भी फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो तुम लोगों को मैं, हाँ बोलो सर। हाँ बोलो उत्कर्ष। एक्स क्यूब को सर इसका फॉर्मूला 131 था ना? अभी मैं बताता हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक पहले, लॉन्ग ट्रिक सीख लो, शॉर्ट ट्रिक तो आ ही जाएगी। आपने पढ़ा है क्या पहले? सर आपसे पढ़े थे सर। हाँ वही, तभी तो आप बता पा रहे हैं 131। तो x4 का भी बताओ जरा। 1671। 1671। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो जितने लोगों को ये नहीं पता उनको मैं भी बताऊंगा। एक हम लोगों के पास होता है सिंथेटिक डिवीजन, नाम सुना उत्कर्ष इसका? सर सुना है सर, पर याद नहीं सर क्या था। सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉर्मल फंक्शन इनटू फैक्टोरियल फंक्शन। ये एक प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस हम आपको बाद में बताएंगे। अभी के लिए आप x3 और x4 के फॉर्मूले देख लो। अगर हमको एक्स क्यूब को लिखना है फैक्टोरियल फॉर्म में तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2। ये तो हो गया पहला हिस्सा। लेकिन अगर हम इस पहले हिस्से को सॉल्व करें तो देखो क्या क्या गड़बड़ होने वाला है। एक्स क्यूब तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख रहे हैं। पहले हम x माइनस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ गया, माइनस 3x स्क्वायर आ गया, प्लस 2x आ गया। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स क्यूब को अगर हम सिर्फ इतना लिखते तो एक्स क्यूब तो मिलता ही, साथ में ये टर्म एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी जब हम एक्स क्यूब को ये लिखेंगे तो साथ में हमको प्लस 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा और माइनस 2x लिखना पड़ेगा, ताकि जब हम इसको ओपन करें तो इससे कैंसिल होकर फाइनल रिजल्ट एक्स क्यूब मिल जाए। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। तो अब हम फिर से आते हैं और एक्स क्यूब को हम इतना ही लिख देते हैं जितना हमने लिखा है, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, हमने उतना ही लिख लिया जो ऊपर लिखा था। अभी हमने एक्स स्क्वायर को तो पढ़ा है ना कि क्या लिखते हैं फैक्टोरियल में, x माइनस 1 प्लस x। ये तो सबको क्लियर है? यस सर। हम इसी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा 3x माइनस 1 और प्लस x, बाकी माइनस 2x यहाँ पर है। आगे का हिस्सा आगे रहने दो, x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखो क्या होने वाला है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? माइनस x। ठीक है, कहीं एक गड़बड़ी हुई है, माइनस की जगह प्लस बनना चाहिए था। हम बताते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई है। ये 3 जो है ना ब्रैकेट में है। अब देखो जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 3x बनेगा, प्लस 3x और माइनस 2x मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस x। हाँ यही गड़बड़ी हुई थी। तो आप सबको दिखा कि एक्स क्यूब को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? फैक्टोरियल फॉर्म में। अब आप लोगों को मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ फैक्टोरियल फॉर्म लिखने की, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा अगर आपको कभी प्रूफ करना पड़ा तो। जब हम x को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली x लिखेंगे। जब हम x स्क्वायर को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 1 और प्लस x। फिर हम आएंगे x क्यूब को लिखने के लिए, तो x क्यूब को लिखने में आप सबसे पहले फैक्टोरियल लिख लीजिए। ये 3 फैक्टोरियल होंगे, फिर 2 होंगे और फिर 1 होगा। अब इनके कोफिशिएंट के लिए आप याद रखिए 131, यानी इसका कोफिशिएंट 1 होगा, इसका 3x होगा और इसका भी 1 होगा। अगर x4 को हमको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने किया। तो x की पावर 4 है ना, तो पहले हम कहाँ तक लिखेंगे? 4 स्टेप।
एक्स, एक्स माइनस 1, 2, 3। दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, 3 स्टेप। और इसके बाद तीसरे वाले में क्या लिखेंगे, x और x माइनस 1, लास्ट वाले में लिखेंगे x। अब बस बात क्या याद रखनी, इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे। तो 16, 71 आपको याद रखना है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ भी हो गया 1। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कन्वर्टिंग x टू द पावर 4 इनटू फैक्टोरियल टर्म्स। अब इस फैक्टोरियल टर्म की मदद से ही हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू को और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर 4 की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक करके दिखाते हैं, एक घर पे आप ट्राई करना। हम कौन सा वाला करके दिखाएं आपको बताइए, चौथा वाला करके दिखा दें। सब लोगों की आवाज़ आनी चाहिए, यस कर दीजिए। ठीक है। क्लास में मतलब नीरसता नहीं रहनी चाहिए, इंटरेस्ट लेके क्लास पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है समेसन एक्स टू द पावर 4 इंटू पी एक्स। अभी हम पी एक्स की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फैक्टोरियल फॉर्म का मतलब हो गया एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। एक टर्म तो ये आएगा। दूसरा टर्म क्या आने वाला है, प्लस 6 टाइम एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। तीसरा टर्म क्या आएगा, 7 टाइम्स x और x माइनस 1। लास्ट टर्म आएगा x। ये तो हो गया x की पावर 4 की वैल्यू, और बाहर क्या है, px। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला टर्म हम लिखेंगे कैसे, समेसन x, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इंटू px आएगा। यहाँ पर px की वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या होगा, ncx p टू द पावर x और q टू द पावर 1 माइनस p टू द पावर n माइनस x। अब अगर हम इन सारे टर्म को कैंसिल करना चाहते हैं तो ncx से हम क्या बाहर करेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। साथ ही साथ बाहर क्या आएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इनटू में क्या बचेगा, हाँ जब हमने 4 टर्म निकाले तो यहाँ बचेगा n माइनस 4 c x माइनस 4। p की पावर हम साथ में 4 भी बाहर निकालेंगे तो p की पावर हो गया x माइनस 4। और q की पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप इससे इसको घटाओगे तो n माइनस एक्स ही आ जाएगा ऑटोमेटिक। और आगे बढ़ते हैं तो कांस्टेंट टर्म में p की पावर 4 और ये सारे n बाहर आ जाएंगे, और ये x माइनस 1 जो यहाँ पर थे ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएंगे। ये सारे टर्म इससे कैंसिल हो गए। समेसन यहाँ पर लगा रहेगा x की वैल्यू 0 to n। अब चूंकि हमने 4 स्टेप ओपन किए थे तो हमारे पास p की पावर 4 बाहर आ गया, n बाहर आया, n माइनस 1 बाहर आया, n माइनस 2 आया और n माइनस 3 आया। बचेगा हमारे पास समेसन x की वैल्यू। अब 4 से स्टार्ट करेंगे। हाँ बोलो सर, समेशन लगा रहेगा क्या, क्योंकि वो ट्रांसफर कर दिया ना आपने px को अंदर। बेटा, समेसन से उसका कोई रोल नहीं है, समेसन तो रहेगा ही। ये समेसन रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इस समय हाँ सर, अच्छा आप बताइए फिर। इस समेसन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर 4 से स्टार्ट करोगे, हाँ वही समेसन रहेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी हमने x की पावर 4 को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं x की पावर 3 पे। तो पहला हिस्सा सॉल्व हो चुका है। दूसरे पे आएंगे तो क्या होगा, एक 6 आपको दिख रहा कांस्टेंट, तो दूसरे हिस्से को हम इधर कर लेते हैं। 6 कांस्टेंट बाहर हो गया। समेसन x से स्टार्ट करेंगे 0 to n। यहाँ पर है x माइनस 1 और x माइनस 2। अब की बार हम NCX से क्या बाहर लेंगे, n लेंगे, n माइनस 1 लेंगे और n माइनस 2। साथ ही साथ x माइनस 1 और x माइनस 2, और यहाँ पर p की पावर x थी जो कि बन जाएगी x माइनस 3, क्योंकि हम एक p क्यूब भी यहाँ से बाहर लेंगे। q की पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और वो जो कॉम्बिनेशन वाला था वो बन जाएगा n माइनस 3 c x माइनस 3। सॉल्व करेंगे ज़रा इसको, तो 6 बाहर है, p क्यूब बाहर आया, n माइनस 1 और n माइनस 2 बाहर आया। ये सारे के सारे x से कैंसिल हो गए। बचेगा समेसन x गोइंग फ्रॉम 3 to n।
इंडेक्स अब की बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n-3 से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जो सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे उसका ये आएगा 6p³ n(n-1) n-2। पहला स्टेप आएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जिसका मान है ये 7x(x-1). इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर लेंगे भाई हम लोग, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने का, भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। 7x और x-1 समेसन बाहर रहेगा, 7 को बाहर कर लो, समेसन x की वैल्यू 0 to n, यहाँ पर आएगा px में आएगा ncx से हम n(n-1) और x(x-1) बाहर लेंगे, बचेगा n-2 cx-2। p की वैल्यू भी उतनी ही बाहर लेंगे जितना कि हमने स्टेप बाहर लिया है, q की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, n-x मेंटेन रहता है, x-1 और x से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बाहर क्या आ रहा है 7p² n(n-1), बचने वाला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से n तक, p की पावर x-2 और यहाँ ये भी आएगा n-2 cx-2 और q की पावर n-x। इसको अगर हम सम करेंगे तो क्या बन जाएगा 1, तो ये आ गया 7p² n(n-1). लास्ट वाला आप सबको पता है क्या आएगा, लास्ट वाले में ये लिखा हुआ है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी np। तो अब आप देखिए आपका फाइनल आया क्या, हमारा आया पहला स्टेप n(n-1) n-2 n-3 p की पावर 4। दूसरा हमारा आया 6 टाइम्स n(n-1) n-2 p की पावर 3। तीसरा आया 7n(n-1) p²। लास्ट वाला आया np। अब आपको इसको याद करना बिल्कुल आसान है, तुम लोग को एक नोटेशन बता देता हूँ। अगर हम x² लिखते हैं तो इसका मतलब होता है x², लेकिन अगर हम x की पावर को ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है x(x-1). अगर हम इसकी पावर को 3 में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है x(x-1) x-2। इसको फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं, आगे चलकर आप मैथ में पढ़ोगे। हम अगर चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, n की पावर फैक्टोरियल 4 p की पावर 4, 6n की पावर फैक्टोरियल 3 p की पावर 3, 7n की पावर फैक्टोरियल 2 p की पावर 2 प्लस np। तो लिखना और आसान हो जाएगा। तो ये आ गया चौथा मोमेंट किसका, बाइनोमियल का। कौन सा वाला, रॉ मोमेंट μ4'। अब क्या बच रहा है μ3'। तो μ3' को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हमको याद रखना है 131। तो पहला वाला क्या आएगा, n की पावर फैक्टोरियल 3p³। एक मिनट उत्कर्ष, 3 टाइम्स n की पावर फैक्टोरियल 2p² और प्लस np। हाँ उत्कर्ष अब बोलो। तो ये रॉ आया है कि सेंट्रल आया है? सेंट्रल आया। सेंट्रल क्यों आया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेशन x, एक्सपेक्टेशन x², एक्सपेक्टेशन x³ ही तो निकाल रहे हैं। हाँ सर कंफ्यूज हो गया। तो ये सेंट्रल नहीं है, रॉ हैं। तो क्या सभी को बाइनोमियल के रॉ मोमेंट समझ में आए, कैलकुलेशन सबको? यस सर। तो आप लोग इसको कॉपी पे उतार लीजिएगा, μ3³ μ4³। यस सर। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब हमने रॉ मोमेंट्स निकाल लिए, माइक ऑफ कर लो प्लीज़। जब हमने रॉ मोमेंट निकाल लिए तो हम चारों रॉ मोमेंट को लिखने की कोशिश करते हैं पैटर्न वाइज। सबसे पहले μ1' की वैल्यू क्या आ गई, np। μ2' की वैल्यू कैसे हम लोग लिख पाएंगे, n(n-1) p² प्लस np। μ3' की वैल्यू को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, n(n-1) n-2 p³ n(n-1) p², यहाँ पे कोफिशिएंट 3 रहेगा और प्लस np। μ4' की वैल्यू को कैसे याद करोगे, n(n-1) 1671 याद रखना, और 4 है ना तो 4 स्टेप आएंगे, p की पावर 4 आएगी। 1671 के लिए यहाँ 6 लगा दो, फिर 4 के बाद एक स्टेप कम कर दो और पावर भी एक कम कर दो, फिर तीसरे स्टेप पे आओगे तो 1671 का 7 आ जाएगा, n(n-1)
और पी स्क्वायर, लास्ट में आएगा एन पी। तो देखो हमने चारों रॉ मोमेंट कितनी आसानी से लिख लिए। क्या इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? नो सर। पैटर्न भी पकड़ में आ गया। No, एग्ज़ाम में कैसे भी आ जाए आप इसको हमेशा याद कर पाओगे, आप इसको हमेशा लिख पाओगे। चीज़ें रटी नहीं जा सकती हैं, रटने पे आओगे तो कन्फ्यूज़न होगी जब तक आप उसको समझ के नहीं चलोगे। आते हैं सेंट्रल मोमेंट पे। तो पहला सेंट्रल मोमेंट 0, दूसरा सेंट्रल मोमेंट कैसे आएगा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। तो म्यू टू डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। इसके साथ हमको करना म्यू वन डैश स्क्वायर यानी एन पी का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, कल हमने करके भी दिखाया था। रिजल्ट में आ जाएगा एन पी वन माइनस पी या फिर एन पी क्यू। अब आते हैं म्यू थ्री डैश पे। सभी को म्यू थ्री डैश का फॉर्मूला याद हो जाना सर चाहिए। पहला सेंट्रल मोमेंट सभी का 0 होता है हाँ बेटा, ये तो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में। आपने लास्ट क्लास देखी नहीं क्या यूट्यूब पे? सर देखी थी शायद उसमें ध्यान मैंने नहीं दिया प्रूफ मैंने। करके दिखाया था, फिर से देखिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर। म्यू थ्री डैश के फॉर्मूले में आपको क्या याद रखना है, 132 अल्टरनेट प्लस माइनस। प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा। सॉरी, म्यू थ्री डैश नहीं, म्यू थ्री का फॉर्मूला है ये सारी चीज़ें उत्कर्ष बता रहा था ना, जो उसको याद है क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पिछली बार करवाई थी सिस्टमैटिक वे में। तो 132 और चौथे का क्या था उत्कर्ष बताओ, 1671 नहीं नहीं सर, ये इसका ना सर क्या कहते हैं 131 और 1671। नहीं बेटा, 131 1671 इसका होता है। अच्छा इसका पूछा सर 132। हाँ सर यही है सर, यही है 132 और 14 हाँ अभी देखो आ जाएगा। तो म्यू थ्री का फॉर्मूला होगा म्यू थ्री डैश, अब यहाँ प्लस है तो अल्टरनेट के बाद माइनस आएगा, माइनस आएगा, फिर आएगा 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश की पावर 3, ये आता है सर। एनपीक्यू क्यू माइनस क्यू आएगा आंसर। हाँ, इसके आंसर की बात अभी हम बाद में करेंगे। आंसर तो इसका तब आएगा जब हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, म्यू थ्री डैश की और म्यू टू डैश म्यू वन डैश की म्यू वन डैश क्यूब की, तब इसका आंसर निकलेगा। तो कैलकुलेशन आसान तो नहीं होने वाली, थोड़ा लंबी होगी कैलकुलेशन, लेकिन ऐसा नहीं कि होगी नहीं। इसका फार्मूला क्या होगा, म्यू फोर डैश 4 टाइम्स म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 टाइम म्यू टू डैश म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स म्यू वन डैश टू द पावर 4, ये आता है म्यू फोर का। यानी ये कौन से फार्मूले हैं, सेंट्रल मूवमेंट के फार्मूले इन टर्म्स ऑफ रॉ मूवमेंट्स। यानी अब हम ऊपर वाले को यूज करके इनको निकाल सकते हैं। तो जब हम म्यू वन म्यू टू ये दो तो कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी के साथ अगर हम म्यू थ्री और म्यू फोर भी निकाल लें तब हम निकाल पाएंगे स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो लास्ट टाइम मैंने करवाई थी, मैं आपको PDF भेजूंगा, आप लोगों को देख कर समझना और कॉपी बना लेनी है। इसको नोट करते हुए चलना कॉपी पे सभी लोग, है ना। यस सर। और अगर बुक में दी हुई है तो मैं तुम लोग को बुक से दिखा देता हूँ, क्योंकि अब इसमें समझना नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि बुक में क्या इन मोमेंट्स की कैलकुलेशन है। चलो सबको यहाँ दिख रहा होगा, म्यू टू डैश ये है कैलकुलेशन। देखो म्यू थ्री की कैलकुलेशन है पूरी, म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू म्यू वन डैश 2 म्यू वन डैश क्यूब, ये पूरा फार्मूला है। आप इसको देखिए और कॉपी पे लिखिए। अगर आपको कहीं कोई स्टेप समझ में ना तो मुझे बताइएगा, ठीक है। म्यू फोर की ज़रा देख लेते हैं, इन्होंने कर रखी शायद। ये देखो म्यू फोर की कैलकुलेशन, म्यू फोर की कैलकुलेशन की नहीं है, लेकिन मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा क्योंकि मैंने की है। तो आप लोग म्यू फोर वाली कैलकुलेशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा एन पी क्यू 1 + 3 n - 2 पी क्यू। म्यू थ्री का रिजल्ट आया है एन पी क्यू क्यू माइनस पी। अब जब हाँ आप ये चारों पढ़ लोगे तब हम इसको बर्नौली से कनेक्ट करवाएंगे, यानी आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। बर्नौली से जब कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे। अब जरा हम बर्नौली के सेंट्रल मूवमेंट की बात कर लेते हैं, देखते हैं किसको कितने याद हैं। क्योंकि बर्नौली का अगर आपने कर लिया, बर्नौली में n गायब हो जाएगा बस। हाँ वेरी गुड। म्यू वन 0 होता है, म्यू टू की जरूर क्या होती है पी क्यू, याद आया। म्यू थ्री की वैल्यू बताओ क्या होती है पी क्यू ब्रैकेट में क्यू माइनस पी। आप बताओ म्यू फोर की वैल्यू क्या होती है पी क्यू 1 - 2 p सर माइनस पी क्यू। हाँ सर 1 2 सर 1 - 2 पी क्यू ये होती है ना
μ4 की वैल्यू बर्नौली में। तो अगर बर्नौली से मैच, PQ 1 माइनस 2P भी तो लिख- हाँ हाँ बिल्कुल 1 माइनस 2P तो लिख ही सकते हैं, वो तो अंडरस्टूड है। ओके, अब अगर देखो इसके सेंट्रल से हम मैचिंग करें तो इस पहला तो 0 ही रहेगा, दूसरे में यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये NPQ हो जाएगा। तीसरे वाले में भी कुछ नहीं होता, n से मल्टीप्लाई ही होता है बर्नौली में। सिर्फ चौथे में थोड़ा सा चेंजेस आता है, चौथे में एक n बाहर आएगा और एक n-2 अंदर आता है। तो बर्नौली से कनेक्ट करके हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखो एक n बाहर आया है और 3PQ के साथ एक n-2 यहाँ दिख रहा होगा आपको, बस इतना चेंजेस आता है। तो रॉ मोमेंट्स को क्या चीज़ सर हो जाएंगे याद easily। बिल्कुल याद होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जैम की तैयारी ऐसे नहीं होगी। जैम की तैयारी के लिए आप कॉपी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए बर्नौली और बाइनोमियल से, और कुछ भी बचने ना पाए। जितना मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ रिकॉर्डेड देखिए, कुछ भी करिए, सारा आपको कंप्लीट करना है वर्क। अब हम आते हैं β1 और β2 पे। इसके पहले हम बाइनोमियल के β1 और β2 इन फार्मूलों से कैलकुलेट करें। ज़रा हम मूव करते हैं बर्नौली की तरफ। बर्नौली का हमको सीधे पता चलना चाहिए γ1 क्या आया था। So 1 minus 2P by root PQ। वेरी गुड, किसने बताया? प्रश्न। चलो γ2 की वैल्यू क्या आई थी? So 1 minus 6PQ by PQ। चलो ये γ2 की आई थी। अब जरा कंपैरिजन करिए, यहाँ का γ1 जरा देखो क्या है। लग जाएगा, केवल नीचे n लगा है बस, और कोई चेंज नहीं है। तो आपको बर्नौली का याद है तो बाइनोमियल का भी याद है। अब जरा γ2 की वैल्यू देखो, यहाँ एक n लगा है और एक n यहाँ लगा है। तो अगर आपको बर्नौली का स्क्यूनेस कर्टोसिस याद है तो आपको बाइनोमियल का भी याद है। बाकी जो चेंजेस और रिजल्ट्स होंगे वो सब सेम रहेंगे। जैसी स्क्यूनेस बर्नौली में आई थी वैसे ही बाइनोमियल में आएगी, सारे रिजल्ट सेम रहेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो तो आप लोगों को यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लेना है। परसों की क्लास में जब आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखा है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 एंड वेरिएंस इज 4। चलो हम इसको बता देते हैं, कमेंट करना है। ये कह रहा है मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 3 और वेरिएंस है 4। तो मीन होता है NP, ये 3 दिया हुआ है, और वेरिएंस होता है NPQ, ये 4 दिया हुआ है। आपको पता है कि P इज़ द प्रोबेबिलिटी, P प्रोबेबिलिटी है तो Q भी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम NP में किसी एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो 1 से छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी होगी? सर मतलब Q की वैल्यू 4/3 आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं। आपको याद रखना है बाइनोमियल में जो वेरिएंस होता है वो मीन से छोटा होता है। बर्नौली में भी जो वेरिएंस होगा वो मीन से छोटा होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर वेरिएंस मीन से छोटा नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। चलो थोड़ी देर के लिए हम अगर इनको सही माने तो देखो कैसे हम डिस्प्रूव करते हैं। NP की वैल्यू 3 हम यहाँ पुट कर देंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 आएगी। और Q क्या थी? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी हो सकती है? नो सर। नो सर। ऐसे ही गलत हो गया। तो कमेंट क्या करोगे? दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉसिबल ड्यू टू प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। आगे और भी इस तरीके के सवाल दिए होंगे। क्वेश्चन है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। होमवर्क है, तुम लोग करना घर पे ट्राई। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कल हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोड का डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और लेंगे जो अलग टाइप के होते हैं।